कल अपन जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? अरावली के पठार। पठार ही पढ़ रहे थे ना। तो अपन ने कौन कौन सा पठार पढ़ लिया था? उड़िया का पठार है ना। उड़िया के पठार के बारे में पढ़ा कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो लगभग 1366 मीटर ऊंचा है। उसके अलावा अपन ने दूसरा कौन सा पढ़ा था? माउंट आबू का पठार है ना। माउंट आबू के सब जानते हो सिरोही में स्थित है ना। और वो लगभग 1200 मीटर के आसपास है। ये सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तीसरा अपन पढ़ रहे थे कौन सा? बोहराट का पठार। बोहराट के पठार के बारे में अपन ने एक चीज देखी थी, ये कुंभलगढ़ हिल्स और गोगुंदा हिल्स के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ हिल्स कहाँ पे? राजसमंद में। गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर में है ना। तो मतलब राजसमंद और उदयपुर के बीच स्थित है। दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बोहराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ गोगुंदा हिल्स के मध्य, या कोई भी और दो पहाड़ियों के नाम दे दिए जाते हैं या उनके बीच स्थित है ना। तो बोहराट का पठार कहाँ पे स्थित है? कुंभलगढ़ हिल्स और गोगुंदा हिल्स के मध्य स्थित है। ये अपन ने देखा था। एक दूसरी चीज देखी और है इसके बारे में खास बात, ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। यह है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और जो 1225 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। और अपने उड़िया के पठार की कितनी बड़ी थी? 1360 मीटर है ना। और बोहराट के पठार कितनी बड़ी थी अपने? 1200 मीटर है ना। और सॉरी, माउंट आबू के पठार की पड़ी थी 1200 मीटर और बोहराट के पठार की कितनी है? 1225 मीटर। यह राजस्थान का सबसे सेकंड नंबर पे ऊंचा पठार है। पहले बार कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां पे स्थित है? सिरोही में। दक्षिण अरावली पर्वतमालाओं में सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार। वैसे अपन देखेंगे कि जो ऊंचाई है दक्षिण अरावली की पर्वतमालाओं की सबसे ऊपर ऊंचाई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट आबू में गुरु शिखर, वो भी दक्षिण अरावली से आती है। सर हाँ, दिया दीदी को ऐड कर लो। तो ये लाइन लिख लीजिए फटाक से कि ये राजस्थान का बोहराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और पहला कौन सा है? उड़िया का पठार पहले नंबर पर सबसे ऊंचा पठार है। और अगला लिखिए बोहमट का पठार। बोहमट का पठार यह है मुख्यतः उदयपुर एवं डूंगरपुर में स्थित है। कहां पर? उदयपुर एवं डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला है, मैंने ये नहीं कहा उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य स्थित है, ये उदयपुर एवं डूंगरपुर में स्थित है। अब इसका मतलब ये, हाँ, थोड़ा कुछ भाग साइड से डूंगरपुर में भी आता है। वैसे थोड़े बहुत अपन सब जानते हैं कि साउथ में कौन रहते हैं सबसे ज्यादा? कौन सी जातियां रहती है? भील जातियां है ना। अपन अभी देखा कि अभी बहुत सारा जो किसान आंदोलन के बाद अपन ने जनजातीय आंदोलन पढ़े, वो सब जनजातीय आंदोलन कहाँ पे हो रहे थे? जितने सारे साउथ में हो रहे थे, भील, गरसिया या और जो जनजाति ले लें है ना। तो
यहाँ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति। यहाँ मुख्य रूप से भील जनजाति पाई जाती है। तो ये अपना भौमट का पठार हो गया कहां पर? उदयपुर एवं डूंगरपुर में। और वहीं भौराट का पठार कहां पर था? गोकुंदा हिल्स और कुंभलगढ़ हिल्स के मध्य था। उड़िया का पठार कहां पे था? माउंट आबू सिरोही में। आबू पर्वत पर एक पर्वत पठार है जो आबू के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा और कौन सा पढ़ा अपन ने? भौराट का पठार, गोकुंदा हिल्स और कुंभलगढ़ हिल्स के मध्य, और भौमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर में। अब पढ़िए, देखेंगे अपन लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, जयसमंद झील से संबंधित। इसको कनेक्ट किया जाता है जयसमंद झील से, कि लसाड़िया का पठार स्थित है जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पश्चिम में, जयसमंद झील के उत्तर में। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है लसाड़िया के पठार से। तो ये स्थित है, यह है जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कहां पर? ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील कहां पे, कोई बताएगा? सानिया, कहां पे जयसमंद झील? सानिया, वंशिका, दिया, कोमल, कोई बताएगा? अरे यस या नो? राजसमंद में। पक्का? नहीं, तो कंफर्म नहीं है। पता नहीं। ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। यदि इसकी वर्तमान स्थिति की, कल मैंने बताया था कि वर्तमान में कहां स्थित है ये? और सलूम्बर व प्रतापगढ़। और कौन सा बच गया अपना? उनके बारे में तो जो बेसिक है वो जहाँ स्थित है वही है। एक दो चीज जो अपन को देखनी है, जिनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपन उनको कर रहे हैं यहाँ पर।
एक इसके बारे में और बातें बहुत प्रचलित में है। जो लसाड़िया का पठार की जो लैंड है, जो समतल भूमि है ऊपर पठार के ऊपर, वो उसको बोला जाता है बैड लैंड। एक तरीके से वो भूमि अनुपजाऊ है, उबड़ खाबड़ ज्यादा है ना। तो लसाड़िया पठार की भूमि बैड लैंड है। लसाड़िया पठार की भूमि को बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब लिखियो, क्रॉस का एवं काकनवाड़ी का पठार। ये उत्तरी अरावली के अलवर के सरिस्का में स्थित, कहाँ स्थित है? सरिस्का में के अंदर का जाता है। कोई बताएगा सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे? अलवर। कहाँ पे बंसी का? अलवर। जोर से। अलवर में। और रणथंभौर? सवाई माधोपुर। अच्छा। डुगू और केवला देव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? केवला देव, कोमल, सर नहीं पता। केवला देव अभ्यारण्य स्थित है भरतपुर में। अब लिखिए अरावली के दर्रे या नाल। अरावली के दर्रे या नाल। कोई बताएगा कि दर्रे क्या होते हैं? अरावली के दर्रे या नाल।
अरावली अरावली की जो श्रेणियां है ना, हम्म। उनके मध्य जो रास्ते होते हैं ना, उनको स्थानीय भाषा में दर्रे दर्रे या नाल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है कि अरावली के नीचे जो रास्ते होते हैं उनको दर्रे या नाल कहते हैं। इसमें पर करेक्शन ये है कि ये अरावली के नीचे मतलब ऊपर पहाड़ी है, अब उसके नीचे तो कोई रास्ता होता नहीं है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि दो अपन अरावली नहीं, जैसे कोई भी पहाड़ी हो सकती है, अरावली की जगह कोई भी पहाड़ी हो सकती है, तो दर्रे नाल उन्हें कहते हैं दो पहाड़ियों के मध्य में। एक पहाड़ी ये रही, एक पहाड़ी ये रही, दो पहाड़ियों के मध्य में नीचे मतलब थोड़े नीचे रास्ते, नीचे और छोटे रास्तों को दर्रे या नाल कहते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता दूं, एक पहाड़ी ये रही है ना, और एक पहाड़ी ये रही, ऊपर आगे पीछे पहाड़ी हो सकती है। अब ये क्या करते हैं कि एक रास्तों को दूसरे रास्ते, अब पूरी ये पहाड़ी होती लगातार, अब इधर का व्यक्ति इधर कैसे आता, या तो पहाड़ी को तोड़कर रास्ता बनता, लेकिन बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी हैं। ये मुख्य रूप से जो दर्रे नाल है, ये एक रास्ता जोड़ने का काम करती है, रास्ता बनाती है। अब इधर का व्यक्ति इधर आना हो, पूर्व का व्यक्ति पश्चिम आना हो, या इधर का व्यक्ति इधर जाना हो, तो कैसे जाएगा, ये तो पूरी लगातार पहाड़ी होगी। लेकिन उसकी जगह कुछ बहुत जगह अरावली नहीं, लगभग सभी पहाड़ियों में जितनी पहाड़ी देखी अपन तो साउथ में नॉर्थ में सब जगह विश्व की सभी पहाड़ियों की जब बात करेंगे, तो उनमें जगह जगह दो पहाड़ियों के मध्य जो स्पेस होता है उसको दर्रे या नाल कहते हैं। वो छोटा होता है, कोई ऐसा बड़ा नहीं होता कि पूरा रास्ता खुला हुआ होता है। छोटे और तंग रास्तों को अपन दर्रे या नाल कहते हैं, है ना। अब ये एक पहाड़ी तो ये हो गई एक तरह की, और एक पहाड़ी ये हो गई, और इसके बीच जो रास्ता हो गया इसको बोल देंगे दर्रे या नाल। ठीक है, अब लिखो इसमें। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता, क्या तंग रास्ता, जो पर्वतों के दोनों ओर के जो पर्वतों के दोनों ओर के रास्तों को जोड़ता है। दर्रे या नाल कहलाते हैं। अभी सेमेस्टर एग्जाम पूछ लें आपके, इनके बाद ज्योग्राफी है, दर्रे या नाल किसे कहते हैं, तो बहुत परफेक्ट आंसर है कि पर्वतों के मध्य में नीचा एवं तंग रास्ता जो दो पर्वतों के दोनों ओर के रास्तों को जोड़ता है। मैंने बताया ना, एक मान लो ये पर्वत है ना,
और ये मान लो ये पर्वत है ना। वैसे नहीं, ये थोड़ा सा नीचा ऐसा इस तरह का पड़ा हुआ पर्वत है, ये ऐसे पर्वत है ही ये। अब ये क्या करते हैं कि इधर से रास्ते को इधर से जोड़ लेंगे। ये छोटे, नीचे और तंग रास्ते, छोटे रास्ते होते हैं, है ना, जिनको अपन क्या कह देते हैं, दर्रे या नाल। अब मान लो इधर का व्यक्ति इधर आए या इधर का इधर जाए, तो उसके लिए एक रास्ता मिल जाता है ना। उन रास्तों को ही अपन दर्रे या नाल कह देते हैं। अब बात करेंगे कि राजस्थान में मुख्य रूप से दर्रे कहाँ हैं और कितने हैं, कौन कौन से हैं। यदि राजस्थान की बात करें तो जो सर्वाधिक दर्रे या नाल है वो है दक्षिण अरावली में। कहाँ पे सर्वाधिक दर्रे या नाल, दक्षिण अरावली में। और दक्षिण अरावली की भी बात करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा है राजसमंद। कहां पर है, राजसमंद में सबसे ज्यादा दर्रे या नाल है दक्षिण अरावली। तो छोटा पड़ जाएगा, चलो इसको लिख लो फटाफट, जिससे थोड़ा सा इसमें आगे देख। नोट्स मैंने सबको भेज दिए हैं, जो कल तक जिनका कुछ छूट रहा हो, रह रहा हो, कुछ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती है, एक दो लाइन यदि आप देखना चाहें तो उनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, प्रॉपर बना सकते हैं। पर आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, अच्छे से, जिससे आप उन्हें बार बार पढ़ सके, रिवीजन कर सके। वंशी के लिख लिया? यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बता देना। कर्ण बात बताना। ये क्या है अपनी अरावली हो गई, है ना। अब अपन सबसे पहले इस अरावली में जहां जहां अपने दर्रे हैं उनको पढ़ेंगे। ब्यावर, तो ब्यावर किससे अलग हुआ है पहले ये बताइए? अजमेर से।
और पहले सारे दर्रे जो ब्यावर पढ़ने वाले किस में पढ़ते होंगे? अजमेर में पढ़ते होंगे, है ना। तो दर्रे या नाल, मैं एक ही नाम लिख रहा हूं, नाल। एक है बरनाल, कौन सा है? बरनाल। दूसरा है परवारिया नाल, कौन सा? परवारिया नाल। ये कहां पे? ब्यावर में। बरनाल, परवारिया नाल और सूरा नाल। कौन सा? सूरा नाल, है ना। और एक और है शिवपुरा। ये कहां पर है? ब्यावर में। कौन सा था? बर, परवारिया, सूरा और शिवपुरा। बर, परवारिया, सूरा और शिवपुरा। बर, परवारिया, सूरा और शिवपुरा। ये कहां पर है? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। इसके अलावा अपन जब कुछ जो चेंजेस हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, ये पता करते रहे कि ये किस जिले से अलग हुए, किस से नहीं हुए। उससे अपन को थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट आसपास किस जगह है और किस एरिया में है। उसके बाद अपन बात करते हैं पाली की। इसकी बात कर रहे हैं पाली। पाली में जो दर्रा है उसका नाम है देसुरी नाल। कौन सा है? देसुरी नाल। एक बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर इधर है भाई, ये मत देख लेना कि मैंने तो, नहीं हो पाएगा इसमें, दिखेगा नहीं। ये बात कर रहे हैं अपन उदयपुर की। और उदयपुर में जो नाल है, ढेवल नाल, केबड़ा, हाथी, ढेवर, केवड़ा, हाथी, और एक और जिसका नाम तुमने खूब सुना होगा, फुलवारी की नाल। किसकी? फुलवारी की नाल। ढेवर, केवड़ा, हाथी, फुलवारी। ढेवर, केवड़ा, हाथी और फुलवारी। अपन अब देखते हैं राजसमंद के बारे में। सबसे ज्यादा जो दर्रे है, नाल कहां पे स्थित है? राजसमंद। ढेवर, केवड़ा, हाथी, फुलवारी, ये उदयपुर में
देसूरी पाली में, और बर परवारिया सूरा सिपुरा, बर परवारिया सूरा सिपुरा ये कहां पर है? ब्यावर में है। पहले कहां पर थे? अजमेर में थे। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कमली, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कमली, गोरम घाट, कौन से? गोरम घाट है, पगलिया, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली नाल, गोरम घाट और पगलिया। यदि अपन पगलिया के नाल की बात करें तो इसको झरियावाड़ा नाल भी कहते हैं, आगे लिख लेंगे। और कमली को खमली भी कहते हैं, इसको चलो लिख ही दो, कमली को तो एक खमली भी कहते हैं, इसको झलियावाड़ा नाल ही कहते हैं पगलिया को। तो अपन ने इन सब की बात जो कर रहे हैं अपन, एक ऐसी कर रहे हैं अरावली की दर्रे है ना, ये क्या होते हैं? ये दो पर्वतों के बीच छोटे और नीचे तंग रास्ते होते हैं जो एक से दूसरी जगह को जोड़ते हैं, है ना। इनको अपन दर्रे या नाल कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद अपन ने देखी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दर्रे कहां पर हैं, तो सर्वाधिक दर्रे दक्षिण अरावली में स्थित है। और दक्षिण अरावली की बात करें तो सर्वाधिक बात आती है राजसमंद में सर्वाधिक दर्रे। अपन ने देखा कि सबसे ऊपर ब्यावर में ये स्थित है दर्रे नाल, कौन कौन से? बर, परवारिया, सूरा और शिवपुरा। बर, परवारिया, सूरा और शिवपुरा ये कहाँ के? ब्यावर के। पाली की बात करें तो वो कौन सा है? देसूरी नाल। उदयपुर की बात करें तो ढेवर, केवड़ा, हाथी और फुलवाड़ी। ढेवर, केवड़ा, हाथी और फुलवाड़ी। ढेवर से केवड़ा का फूल हाथी को दिया। ढेवर से केवड़ा का फूल हाथी को दिया। ढेवर, केवड़ा, हाथी, फुलवारी। ये हाथी नाल है और ये है हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा कहां पर है? राजसमंद में। और हाथी उदयपुर में। वरनाल, परवारिया नाल, सूरा नाल, सिपफुरा। वर, परवारिया, सूरा और सिपफुरा ब्यावर में है। तेसूरी पाली में है। ढेवर, केवड़ा, हाथी और फुलवारी ये उदयपुर में है। सोमेश्वर, हाथीगोड़ा, कमली, गौरम घाट और पगल्या ये राजसमंद में है। सोमेश्वर, हाथीगोड़ा, कमली, गौरम घाट और पगल्या।
लिख लिया? सानिया लिख लिया? यस सर। कोमल लिख लिया? यस सर। तो अपन ने किन किन की बात की? ब्यावर में कौन कौन से? बर, परवारिया, सुरा और शिवपुरा। वहीं अपन राजसमंद की बात करें तो कौन कौन से? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कमली, गौरमघाट और पगलिया। पाली की बात करें तो देसूरी। उदयपुर की बात करें डेहवर, केवड़ा, हाथी और फुलवाड़ी। अब इसमें एक चीज अपन और देखने वाले हैं कि उदयपुर के पास जो नया जिला आया है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सलूम्बा। वो एक्चुअलिटी में जो अपन मैं अलग से यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया है, तो इस डेहवर को जो कवर करेगा वो करेगा सलूम्बा। अब ये एक थोड़ा सा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन है कि अभी इसको एग्जैक्टली ये तो पूरी तरह से ये नहीं कह सकते सलूम्बर में स्थित है, न ये कह सकते उदयपुर में स्थित है ना? दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब वो किस वे से इसका आंसर माने। दूसरी चीज जो ये स्थित है, ये गोमती नदी इसी नाल से बहती है और यहीं पर इसी से ही जयसमंद झील भी है। कौन सी झील है? जयसमंद। जो लोग मुझे राजसमंद बता रहे थे वो एक बार फिर से सर्च कर लें। तो यहीं पे जयसमंद झील भी स्थित है ना? तो अभी ये सब ने लिख लिया। अब अपन एक एक में कुछ एक एक दो दो चीज बातें हैं जो सब जितनी जिनकी हैं उनकी लिख लेंगे, जिनकी नहीं है उनको अपन यहीं से पर मैप से एकदम फटाफट से जब रिवीजन करना हो कि कौन सा कहाँ पे है। आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा कहाँ से जाएगा? बेसिक एग्जाम के कि ये नाल कहाँ पर है। तो आपको 5 मिनट में बस देख लिया कि ब्यावर में कौन कौन से? बर, परवारिया, सोरा, शिवपुरा। राजसमंद में कौन से? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा और कमली, गौरम घाट और पगलिया। पाली में कौन सा है? देसूरी। उदयपुर में डेवर, केवड़ा, हाथी और फुलवारी, है ना? तो ये एकदम फास्ट से रिवीजन करने। मैप में जो अपन एक एक शो कर रहे हैं इनके इसके पीछे एक ये भी है कि अपन इनके अंदर लिखेंगे पर अंदर से पढ़ते हैं, पर कई बार यदि अपन रिवीजन करना हो तो मैप से अच्छा कौन सा कहाँ पे तुरंत अपन को पता रह जाता है। और एग्जैक्टली जब मैपिंग से चलते हैं तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में इधर उधर कहाँ चल रहे हैं ये पता भी रहता है। अब इतना तो अपन को पता चल गया है, राजसमंद इधर साइड है, उदयपुर भी है, इधर पाली भी है, ब्यावर अजमेर के पास स्थित है, झुंझुनू ऊपर की तरफ है, सीकर भी है, चूरू भी है, अलवर भी है? तो अपन ये लिख लिया। चलो तेरा फोन कहाँ है? लेके आ सकता तो लेके आ। कौन के पास? चलो। यह है दक्षिणी अरावली की सलूम्बर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अरावली के समुद्र में स्थित है। जयसमंद झील कौन सी? जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। इस कारण जयसमंद झील को
ढेवर झील भी कहते हैं। इसका नाम जसम झील को ढेवर झील भी कहते हैं। उसके बाद अपन देखें फुलवारी की नाव। फुलवारी की नाव यह कहाँ पर है? फुलवारी की नाव है उदयपुर में स्थित है। इस नाल से सोम, मनसी, कौन कौन सी? सोम, मनसी और बाकल। सोम, मनसी, बाकल नदियां बहती हैं। फुलवारी कैनाल से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? सोम, मनसी, बाकल। जब नदियों को चैप्टर पढ़ेंगे तब इधर की तरफ ध्यान जाएगा अपना फिर से। तो फुलवारी कैनाल में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? सोम, मनसी, बाकल। तो कोमल एक बार बोल दो उदयपुर में कौन कौन से नाल स्थित है? ढेबर, केवड़ा, हाथी, फुलवारी। ढेवर, केवड़ा, हाथी, फुलवाड़ी। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। वैसे दीदी, वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक पर कम यकीन करता हूँ। शॉर्ट ट्रिक वहां होती है जब बहुत सारी मतलब 15-20 इंफॉर्मेशन एक साथ अपन को कलेक्ट करनी हो। जैसे अरावली की जब चोटियों की बात करेंगे तब जितनी भी चोटियां हैं तो एक साथ याद रहे थोड़ी सी, उसके लिए अपन जरूर शॉर्ट ट्रिक कर करेंगे। ऐसे इसकी बात करें तो ढेवर ने केवड़ा का फूल हाथी को दिया। अपन बात करेंगे पगल्या नाग। इसका मैंने एक नाम और बताया था, कौन सा? झीलवाड़ा।
क्या बताया था? सही बता। इसको ऐसे कर दे। जलियांवाला नाग है ना। तो ये कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। ये राजसमंद में स्थित है। यह मेवाड़ के राजसमंद को, राजसमंद मेवाड़ में आता है भाई। मारवाड़ के पाली से जोड़ता है। तो मेवाड़ मारवाड़ को कौन जोड़ रहा है? पगल्या नाल। या राजसमंद और पाली को कौन जोड़ रहा है? पगल्या नाल आपस में जोड़ रहा है। सर हाँ, आप ये जलीवाड़ा ही लिखवाए थे क्या पहले भी? तो क्या लिखवाया था? सर पता नहीं, आप बता दो। जलियांवाला ही लिखवाया था। जलिया। अच्छा, ये अच्छा झलीवाड़ा लिख रखा है क्या? अरे ये लिखा है होगा। यस सर। हाँ, तो ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ रहा है। मेवाड़ ये किसके? राजसमंद को पाली से जोड़ रहा है। कौन सा? पगल्या नाल। अब बात करेंगे देसुरी नाग। ये कहां पर स्थित है? पाली में। यह पाली में स्थित है। जो पाली को, किसको? पाली को चार भुजानाथ मंदिर, तो बताएगा कहाँ है ये? राजसमंद। राजसमंद चार भुजानाथ मंदिर से जोड़ता है, जो कहां पर स्थित है? राजसमंद से। एक तरीके से पाली को राजसमंद से जोड़ रहा है कौन? त्रिशूरी नाग।
अब बात करेंगे बरनाल की। तो बरनाल कहाँ पे स्थित है? ब्यावर में। यह है मध्य अरावली के ब्यावर में स्थित है। जो मारवाड़ के जोधपुर पाली को मेरवाड़ा से जोड़ता है। अब मेरवाड़ा में कौन कौन आते हैं ये बताना। सानिया, यस सर। मेरवाड़ा में कौन कौन आते हैं? पता नहीं अभी। हम्म, पता नहीं मुझे। पता नहीं? तो मुझे लगता है कि या तो आपने आंदोलन नहीं पढ़े या फिर आपने हिस्ट्री रिवीजन नहीं किया। रिवीजन ही नहीं किया सर। हाँ, दिया, दिया, दिया ने थोड़ा चुप रहने में फायदा, या है ही नहीं दिया? है सर। तो दिया आंसर वो बताओ, मेरवाड़ा किस किस में आता है? मेरवाड़ा में कौन कौन आते हैं? वंशिका, अजमेर, अजमेर और ब्यावर, अजमेर और ब्यावर। जो मारवाड़ को मेरवाड़ा के अजमेर ब्यावर से जोड़ता है। अब इस बात में एक चीज तुम खास नोटिस करना कि एक रास्ता है जो दो शहरों को जोड़ रहा है। एक रास्ता है वो दो शहरों को जोड़ रहा है। इससे पहले किसी ने देखा अपने? सबने एक एक की बात की, अपने एक एक जगह की बात की, क्योंकि ये तो वैसे छोटे और तंग रास्ते। अब ये दो को कैसे जोड़ रहा है ये अपन देखेंगे। देखो भाइयों, जितना रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा, होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। मैं आपको क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा कल। यहाँ पर मान लिया अपन ने क्या स्थित है, जोधपुर। जोधपुर के नीचे ये ना पाली, ऊपर तो नहीं है। तो यहाँ पे अपना क्या है, पाली। कैसे बताया मैंने? दो रास्ते, एक तो एक दूसरे के विपरीत वी का आकार बनेगा, है ना? ऐसे ही बताया था क्या, है ना? फिर यहां मिल जाएगा ब्यावर। इतनी दूर नहीं है जी। और ये अच्छा है ना?
और तो अब एक ही रास्ता है एक तरीके से, पर जोधपुर और पाली, ये कौन सा है? बरनाल। इसको थोड़ा सा और अपन मोटिवेट करें तो, कर लो ये रास्ता है ना, जोधपुर और पाली को ब्यावर और अजमेर से जोड़ता है। कौन सा नाल? बरनाल। बरनाल कहाँ पर स्थित है? मध्य अरावली के ब्यावर में स्थित है। तो ये अपना हो चुका। अब मैं फास्ट से चाहूंगा कि दिया, आप बोले राजसमंद में कौन कौन से नाल हैं? दिया। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, सोमेश्वर, कमली, धीरे 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 धीरे, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, हाथीगोड़ा, कमली, कमली या खमली, गोरम घाट, गौरम घाट, पगलिया या झलियावाड़ा। पगलिया या जलियावाड़ा नाल। अब कोमल बताओ, ब्यावर में कौन कौन से हैं? बरनाल, सूरा नाल, शिवपुरा नाल, परवारिया नाल। आपके पास मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही। अरे तो मैसेज कर देते, बोल देते, मैं भी नहीं सुन रहा था। खैर, वंशिका, पाली में कौन सा नाल है? देवसूरी, अन्नू, उदयपुर की बताओ। देबर, केवड़ा, केवड़ा, हाथी, फुलवारी। हाथी और फुलवारी, है ना? तो ये अपने नाल पूरे को कर रहे, पूरे को। अच्छा ये तो बता दो, आज जो नोट शेयर किए वो कैसे है, सही है, प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट है?
कोई बोले भी नहीं, कैसे आजकल बोलना बंद कर दिया है क्या सबने? सर आवाज तो नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही? माइक लगा लो आप। 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर स्पीकर की अपनी आवाज बढ़ा लो। एक्चुअली माइक चार्जिंग पे लगा हुआ है। 2 मिनट रुको, है ना? तो अरावली की चट्टानों की बात करें, अरावली की चट्टानों की भू संरचना की आकृति की बात करें, तो मिस्टर एम.एस. हेरान के अनुसार अरावली का जो निर्माण हुआ है, जो अरावली की चट्टानों का निर्माण हुआ है, वो दिल्ली की पहाड़ियों से हुआ। कहाँ से? दिल्ली महासमुंद से। अलग-अलग जैसे महासमुंद अपन चट्टानों में पढ़ेंगे तो कुछ अलग-अलग महासमुंद की, ये इस ग्रुप की चट्टानें है, ये इस ग्रुप की चट्टान। एम.एस. महासमुंद में हेरान कहते हैं कि इनका निर्माण दिल्ली की चट्टानों से हुआ। इसे लिख तो लूँ। ठीक है। हेरान के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। इसमें सात समूह, अजयगढ़, अलवर और रायगढ़। अजयगढ़, अलवर, रायगढ़। अलवर समूह, अलवर समूह। अपन बात कर रहे हैं दिल्ली की, सॉरी, अरावली की चट्टानों की जो हुआ करती संरचना के बारे में। उन्होंने एक जो विशेषज्ञ थे, रिसर्चर थे, प्रोफेसर ए.एम. हेरान, उन्होंने दिल्ली की महासमुंद से अरावली के चट्टानों का निर्माण होना बताया है। और इसमें उन्होंने बताया कि इनमें जो-जो और समूह शामिल हैं, इनके अलावा जो अरावली के समूह या अरावली के पार्ट हैं, जिसमें अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायलो समूह की उन्होंने बात की है। सर ये तीसरे नंबर पे क्या है? रायलो समूह, रायलो समूह। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक सा फैक्ट है जो मैंने तुम्हें बता दिया बस। इतना कोई बेसिक बेसिक फैक्ट है जो बस मैं तुम्हें, चलो बता बात कर लेते हैं, इसलिए कोई बात नहीं इसमें, है ना? समूह की बात की गई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बीए के वालों के लिए एक बात और बताओ मैं आपको, जिनके पास ज्योग्राफी है और जिस भी सेमेस्टर में उनके राजस्थान ज्योग्राफी उनको पढ़नी पड़ेगी, तो यकीन मानना उनको इस राजस्थान की ज्योग्राफी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लिख लिया होगा। एक और बेसिक सा पॉइंट की बात कर लेते हैं, अरावली के महत्व। कुछ इधर उधर की इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट हो जाएंगी। महत्व कि अपन अरावली के महत्व की बात करें तो कैसे राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, उन सब में इसका क्या योगदान है। सबसे पहले बात करें अपन तो अरावली के पश्चिम में क्या है, मरुस्थल। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अरावली का, वो मरुस्थल का जो पश्चिम में ही है उसको पश्चिम में ही रोके रखे है। उसका प्रसार पूर्व में होने से बहुत हद तक जो इसका योगदान है रोकने में, वो अरावली का है। क्योंकि कोई दीवार तो मरुस्थल को या हवाओं को या हवाएं मिट्टी को उड़ने से नहीं रोक सकती, लेकिन पहाड़ तो एक बहुत हद तक एक ही साइड की मिट्टी को दूसरी जगह जाने से रोक लेता है ना। तो सबसे ज्यादा योगदान है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। मरुस्थल के प्रसार को रोकती है ना। ये नहीं होती तो बस। दूसरा, यदि वास्तव में ये अरावली नहीं होती तो ये मान के चलना कि ये अलवर जयपुर तक मरुस्थल उतना ही बराबर हो जाता। दूसरी अपन बात करें जैव विविधता, पहाड़ी एरिया पूरा अलग अलग तरह की पहाड़ियां हैं, अलग अलग तरह की चट्टाने हैं, पठार हैं, रास्ते हैं, दर्रे हैं। उन सब में विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पहाड़ियों में बहुत अलग अलग तरह के पेड़, वनस्पतियां, एक तरीके से जो राजस्थान में जंगलों की कमी है, वनों की कमी है, वो अपन कह सकते हैं कि पहाड़ी अरावली की जो पार्ट है उसमें अच्छे खासी अलग अलग तरह की वनस्पति अपन को देखने में मिलती है ना। तो जैव विविधता में भी इसका योगदान है ना। वनस्पति, बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है। उसके अलावा जो इस अरावली ने एक बहुत बड़ा, एक लंबे समय तक जनजातियों के संरक्षण का काम किया है। जनजाति जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो किस पर रहते हैं, वनों पर। और जो राजस्थान में एक अधिकांश जो वनों का हिस्सा लिए हुए है वो अरावली का हिस्सा है। जैसे मुख्य रूप से अपन बात करें तो दक्षिण अरावली की बात करें तो जनजातियों को संरक्षण बहुत दिया है। जिसमें अपन बात करें मीना, खैर मीना सर्वाधिक जो है मिलती है अपन को जयपुर, भील, उदयपुर, गरसिया, सिरोही। तो एक तरीके से इन्होंने अपने बहुत बड़ा योगदान जनजातीय संरक्षण में। अपने जब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इन अंदर लिखना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो कोई बेसिकली क्वेश्चन होता है कई बार कि अरावली महत्वपूर्ण है, निम्न में से क्या कारण है, या अरावली महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपन थोड़ा सा एक बेसिक फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरावली कैसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अपन बात करें तो खनिज, राजस्थान में जो भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जितने धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो सब अरावली की भाग में पाए जाते हैं। ये मान के चलते हैं कि
जो मैक्सिमम जितने भी खनिज है राजस्थान के, वो अरावली की पर्वतमालाओं के हिस्सा है। जब अपन खनिज पढ़ेंगे तो अलग अलग देखेंगे, पूरा इसी बेल्ट में, उदयपुर से अलवर झुंझुनू तक पूरी मैक्सिमम खनिजों की बात करेंगे तो इसी में हो जाएगी। धात्विक खनिजों की बात कर रहे हैं। कौन से खनिजों की? धात्विक। और वैसे अपन बात करें क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो धारवाड़ चट्टानों की, धारवाड़ चट्टानों की तरह इसका मैक्सिमम पार्ट है। बहुत पौराणिक है, बहुत प्राचीन है। और जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करेंगे अपन तो इंडिया के इस भाग में पाई जाती है नीचे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा अच्छे खासे खनिज पाए जाते हैं इसमें, है ना। तो इनका अपने आप में खनिजों में भी एक अलग और महत्वपूर्ण योगदान अपन देखते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो अफवाह तंत्र में, लिख लिया? ये तो बेसिक बेसिक साथ साथ लिख लो, है ना। अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह तंत्र का मतलब, पहले तो ये तो सब पता हो ना अफवाह तंत्र क्या होता है। मंजी का क्या होता है अफवाह तंत्र? नदियों का होता है। क्या? नदियां होती है। नदियां, है ना। तो जिस एरिया में होकर जो अफवाह तंत्र का मतलब है कि नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं, किस एरिया से निकलती हैं। तो राजस्थान में जितनी भी अधिकांश नदियां हैं वो अरावली की चट्टानों से निकलती हैं। अधिकांश नदियां अरावली से निकलती हैं। इसके अलावा बात करें पर जल विभाजन तंत्र के रूप में कार्य करती है। जल विभाजक तंत्र के रूप में इसमें महत्वपूर्ण कैसे है ये बात अपन देखो, ये अपना राजस्थान हो गया, है ना, और ये अरावली हो गई, है ना। अब इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। अपन मतलब पानी की बात कर रहे हैं कि कैसे इधर से जो बरसात होती है, इधर जो सागर है बिल्कुल बॉर्डर के पार, इधर क्या है? अरब सागर। और इधर के बाद जब बात करेंगे बिल्कुल भारत क्रॉस करके तो क्या है? बंगाल की खाड़ी। जब अपन बात करते हैं तो जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो भारत की हो, राजस्थान की हो, उसको अपन दो तरीके से देखते हैं कि वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या अरब सागर में जाकर मिलती है। जितनी भी जब छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिल जाती है, लेकिन फाइनली तो वो जहां से जैसे कहीं से पहाड़ों से उतर के आई है या कहीं और से आई है, वो गिरती कहाँ है? नदियां मिलके अपन चाहे अपन शायरी पढ़ते हैं या कुछ ही पढ़ते हैं, नदियां आखिरकार मिलती तो सागरों में ही जाके, नदियां कहाँ मिलती हैं? सागरों में जाकर। तो वैसे ही अपन देखिए कि कुछ राजस्थान की नदियां अरब सागर में जाकर मिलती हैं और कुछ नदियां बंगाल के सागर में। अब जो अरावली की ढलान इधर की तरफ पड़ गई, वो सब नदियां अरब सागर की तरफ मुड़ जाती हैं, और इसकी अरावली की इधर की तरफ पड़ गई, वो सब नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ जाती हैं। एक बात और, जल विभाजक बरसात में भी होता है। कैसे? कि अरावली के पूर्व में तो वर्षा कैसी होती है? खूब होती है, ज्यादा होती है।
और पश्चिम में क्या है, मरुस्थल सूखा है, उधर भी जल विभाजक का काम कर रहा है। इसके अलावा देखें तो अरावली के पश्चिम में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं वो कैसी हैं, खारे पानी की झील है ज्यादातर। पूरब में कैसी हैं, मीठी पानी की झील है ना। तो ये अच्छा, दिया सोनू जो भी हो, सब एक बार सुनो। अरब सागर, ये पता है ना कि राजस्थान की जो या दुनिया की जितनी भी नदियां वो जाकर कहाँ मिलती है, सागरों में, समुद्र में जाकर मिलती है ना। तो भारत के इधर क्या है, अरब सागर है ना, और उधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियां हैं, जब अपन नदियों चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक बात हर नदी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जाकर किस नदी में मिलती है और कहाँ जाकर गिरती है, किस नदी में ये जाकर मिलेगी और वास्तव में ये जाकर कहाँ गिरेगी। अपन चंबल की बात करेंगे तो चंबल होती होती हुई भी इधर पहुंच जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, चाहे वो जमुना यमुना में मिलकर पहुंचे कैसे पहुंचे। अपन वहीं लूनी नदी की बात करेंगे तो वो इधर उधर खाड़ी होते हुए कैसे करके वो अपन बात करेंगे कि वो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ऐसे नदियों का बंटवारा करेंगे, बंगाल खाड़ी में कौन सी गिरती है, अरब सागर के रूप में कौन सी गिरती है। तो एक तरीके से जल विभाजक के रूप में भी अपन को देखने को मिलती है। और उसके अलावा अपन बात करें पर्यटन में, सभ्यताओं में बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं, क्योंकि पर्यटन की देखें तो कई सारे, जो माउंट आबू अपन टूरिस्ट के एरिया से देखें तो बहुत ही बड़ा सेंटर है टूरिस्ट का, बड़ा बड़ा सेंटर है टूरिस्ट का। तो अपन ये भी एक तरीके से अपना बहुत बड़ा एक बड़ा सेंटर है। चाहे अपन पुष्कर की बात करें, अजमेर के उधर बात करें तो वो भी एक टूरिस्ट का बड़ा, पूरा अरावली के पहाड़ियों में ही बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो पर्यटन लिख दिया अपन ने। सर 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 आवाज ही नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही क्या आवाज, अब तो आ रही होगी। आवाज आ रही है वंशिका? यस सर। ओके, तो ये लिख लो फटाफट। ये तो सबको पता चल गया है ना, अरावली कहाँ से कहाँ कर निकल रही है, बीच में से राजस्थान को दो भागों में कैसे बांट रही है।
और आप लिखिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें बहुत सारी चीजें अपन और सीखने वाले। सबसे पहले बात करें तो बात होगी पीडमांट की। ये क्या होता है? शब्द ही अजीब लग रहा होगा या अलग लग रहा होगा? देखो ये हो गया मान लो पद। बाप रे। ये हो गया अपना क्या पद। हाँ, ये हो गया अपना पद। और उसके बाद ये हो गया अपना मैदा। क्या हो गया? तीन चीजें आ गई। पर्वत आ गया, पठार आ गया, और क्या आ गया? मैदा। पानी पहाड़ों से बगल जो पठार है उस पर आके गिरेगा, और यहाँ से पठारों से आकर जब इधर बढ़ जाता है ना, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है एक साथ, तो उसको कहते हैं पीडमांट। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्या है? पर्वत। पर्वत के बाद पठार, और पठार के बाद मैदा। यदि तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन मिल जाता है उसको अपन बोल देते हैं पीडमांट। अब पानी जैसे यहाँ से आकर के अब पठार पे गिरेगा, पठार से आकर के इसमें गिरेगा मैदान में, और वहां जो भर जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे? पीडमांट। ठीक है। लिखना चाहता तो लिख लो। पर्वत पदीय क्षेत्रों, मुख्य जो तीनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसको बोलेंगे पर्वत पदीय क्षेत्र। पर्वत पदीय क्षेत्रों को पीडमांट। जैसे देवगढ़, राजस्थान। देवगढ़ राजसमंद में। ये तो अच्छा। देखिए होगा
दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे अरावली की सर्वोच्च चोटियां। उसको ऊपर से ही लिखना पड़ेगा। अरावली की सर्वोच्च चोटियां। दूसरा लिख लो अवरोही क्रम में। तो बंशिका बताइए ये अवरोही क्रम क्या है, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी? बड़े से छोटा। बड़ी से बड़ा। बड़े से छोटा। बड़े से छोटा। देखो याद करने का सिंपल समय ये याद बताता हूँ, अवरोही और आरोही है ना। अवरोही में कितने अक्षर है? 4, तो मतलब बड़ा है। आरोही में कितने हैं? 3, तो मतलब छोटा है। तो बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, छोटा है तो छोटे से बड़ों की तरफ चलेंगे। देखो ये क्या है? आरोही। इसमें क्या है? 3 है, तो इसमें क्या चलेंगे? छोटे से बड़े की तरफ। और अवरोही में 4 ज्यादा है, बड़ा है, तो बड़े से छोटे की तरफ। इधर लिखो ट्रिक, है ना। इधर लिखो चोटी, इधर लिखो ऊंचाई, और इधर लिखो स्थित। कहाँ स्थित है ना। अपन इसकी बात कर रहे हैं। ट्रिक की बात करें, गुरु से जो सबसे बड़ी चोटी है, सबको पता है कौन सी है? गुरु शिखर। तो कौन सी होगी सबसे बड़ी चोटी? नाम से आ जाएगा, सामने ट्रिक भी स्टार्ट होगी तो यहीं से होगी। गुरु से दिल से जरा, गुरु से दिल से जरा, आज कुंभा रघुनाथ ऋषि, आज कुंभा रघुनाथ ऋषि। गुरु से दिल से जरा, आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। अब इतनी सारी है तो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक तो होगी नहीं। गुरु का मतलब देखो, अपन यहां से और आगे बढ़ चलेंगे, जब अपने पूरा पेज कवर होगा फिर से और ट्रिक आगे बढ़ जाएगी। गुरु से, है ना, अपन बात कर रहे हैं गुरु से, दिल से जरा, आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, है ना। ऋषि का मोर तो सज्जन ही होगा। गुरु
ऋषि होता है। इस बेस पर अपन कोशिश करेंगे कि अपन को ये याद हो, इनकी ऊंचाई भी याद हो। सबसे जो मेन है, इनके नाम अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में पूछे जाते हैं कि आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए, है ना। गुरु का मतलब गुरु शिखर, से गुरु से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा जरगा। मैंने इसके बारे में पहले कल कुछ बात की थी कि जरगा पहाड़ियों के बारे में, मुझे ऐसे याद आ रहा है। क्या आस अचलगढ़, कुंभा कुंभलगढ़, रघुनाथ रघुनाथगढ़, तो सानिया जी आप बताइए, रघुनाथगढ़ कौन सी अरावली की में स्थित है और कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली में कहाँ पर? सीकर। सीकर में स्थित है ना। ऋषिकर है यहाँ पर, ऋषिकेश है, ऋषिकेश नहीं है वो। का मतलब हो गया कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। सज्जन का मतलब हो गया सज्जनगढ़। प्रॉब्लम पता है कि इतनी सारी चोटियां लिखनी है अपन, वो एक चोटी यहां से उठा ली, एक यहां से उठा ली, एक यहां से उठा ली, ऐसे इस क्रम से नहीं पूछता, दो ऊपर से दो नीचे से इधर उधर से। गुरु से दिल से जरा आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। मोर की बात करें तो मोरम जी, और मोरम जी है टोडगढ़। तो बंसी का टोडगढ़ कहां पे? मध्य अरावली। मध्य अरावली में स्थित है। गुरु शिखर की बात करें तो ये सिरोही में है। शेर की बात करेंगे तो ये भी सिरोही में है। तिलवाड़ा की बात करेंगे तो ये भी सिरोही में है। तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, शुरू की तीन चोटियां तो सीधे सीधे सिरोही में हो गई। और जरगा की बात करेंगे तो ये अपने उदयपुर में आ जाएगी। जरगा कहां पर आ जाएगी? उदयपुर में आ जाएगी। अचलगढ़ फिर से सिरोही में पहुंच जाएगी। अचलगढ़ फिर से सिरोही में पहुंच जाएगी। और कुंभलगढ़ सब बताओ कहां पे? घोड़ाट का पठार, याद नहीं आ रहा? राजसमंद, राजसमंद। राजसमंद। रघुनाथगढ़ की आप सब जानती हो कहां पे? सीकर। रघुनाथगढ़ कहां पे है? सीकर। ऋषिकेश फिर से सिरोही में पहुंच जाती है।
उसके बाद बात कर रहे हैं अपन कमलनाथ की। ये है उदयपुर में। अरे यार ये तो ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे तो। कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर में, ऋषिकेश सिरोही में, है ना। ऋषिकेश कहाँ पे? सिरोही में। और कमलनाथ उदयपुर में। सज्जनगढ़ नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे होगी। उदयपुर। उदयपुर। सर हाँ ये नीचे वाले दिख ही नहीं रहे, सज्जनगढ़ के नीचे। ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे सर। हाँ सर, टाइम हो गया। यही तो याद रख लो। गुरु से दिल से जरा आसुम्मा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन। गुरु से दिल से जरा आसुम्मा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन। एक दो बार में याद नहीं होगी, 10-20 बार में याद होगी। कोई गुरु दिल से जरा आसुम्मा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन। ऐसी कोई कहानी या कुछ ऐसे बन के ठकनी बन रही थी, कोशिश की मैंने। पर हाँ, ये बार बार रिपीटेशन से लाइन याद रह जाएगी। अच्छा, अभी जो इनकी ऊंचाई भी रह गई ना। हाँ, तो ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊपर है गुरु शिखर की 1722 या कोई 1727। जितनी बात करेंगे सब मीटर में बात करेंगे, है ना। उसके बाद यदि अपन इसकी बात करें शेर की, तो इसकी है 1597 मीटर। दिलवाड़ा की है 1442। दिलवाड़ा कितनी है? 1442। जरगा की पड़ जाएगी अपन को 1431 मीटर। गुरु शिखर की 1722, शेर की 1597, दिलवाड़ा की 1442 और जरगा की 1431 मीटर। वहीं अपन अचलगढ़ की बात करेंगे तो 1380 मीटर। अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर। कुंभलगढ़ की बात करें तो 1224 मीटर। कोमल, रघुनाथगढ़ की कितनी है? सर पहले मेरी सुन तो लो। कोमल, यस सर। रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055। 1055। सर हाँ, जरगा की आप तो 1435 मीटर लिखवाए थे। जरगा की कितनी लिखवाई थी मैंने? 1435। 1435। ऐसा हो सकता है कि ध्यान नहीं रहा हो एकदम। बाकी 1-2 मीटर ये ऊपर नीचे कई जगह अलग अलग मिल जावे जाते हैं। सर हमारे पास तो 1431 ही है। 1431 ही है। मेरे कोमल, पास भी 1431 है। कोमल क्या कर रहे हो आप ये? गलत लिख गया होगा। भैया क्या है, 1-2 मीटर की तरफ कोई ध्यान नहीं, बड़ी बात ही होती। कई बार ऐसा होता है कि नहीं रहता।
तो कमलनाथ 1001 और अब के सज्जनगढ़ 938। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि इनकी यही पूछा, अभी इन सबको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अब मीटरों में वो क्या बढ़ रहा है, मैचिंग। अब उसमें 1-2 मीटर दो, मैं आपको एक बताता हूँ कि एक्यूरेट अब 14 से 31 से हो सकता है आपको 14 से 25 ऑप्शन दे दे, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, आपको यदि 14 से 31 और 14 से 25 दोनों ऑप्शन में है तो ऐसा इश्यू होता है। तो ये तो छापो पहले। गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही, शेर 1597 मीटर सिरोही, दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही, जरगा 14 से 31 उदयपुर, अचलगढ़ 1380 सिरोही, कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर, ऋषिकेश 1017 सिरोही, कमलनाथ 1001 उदयपुर और सज्जनगढ़ 938 उदयपुर। इन सबको दो ही चीजें याद करनी है कि इनसे थोड़ा सा नाम याद रख लेना। पहले क्या करना है, एक साथ सारी चीजें याद मत करने की कोशिश करना, बस इतना नाम है याद रखना। इस ट्रिक से ये चोटियां हैं भी हैं, ये चोटियां हैं जो अरावली की हैं, ये याद रखना। दूसरे नंबर पर तुम्हें याद रखने है ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है। और उसके बाद तुम्हें याद रखना है कि जितनी याद हो जाए मुख्य रूप से इनकी ऊंचाई। आज के लिए इतना ही, अभी से पूरी करते, जितना याद हो जाए कर लेना। कल इस पर फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें अभी हमको 20-25 मिनट और देने पड़ेंगे।